प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज गाजियाबाद के नगर निगम में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा, जिलाधिकारी राकेश सिंह, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह व अन्य कई अधिकारीगण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में आवास विकास योजना के तहत गरीबों को सर्टिफिकेट व मकान की चाबी देकर उनको सम्मानित किया गया। गरीब जनता ने मकान की चाबी और सर्टिफिकेट पाकर एक खुशी जाहिर की। जनता का कहना है कि प्रधानमंत्री ने यह योजना चलाकर हमारे दिलों को जीत लिया है। गाजियाबाद के प्रशासन ने आज प्रधानमंत्री की मंशा अनुसार इन गरीबों को चाबी देकर एक सराहनीय कार्य किया है। गाजियाबाद से ANB न्यूज के लिए परवीन अरोड़ा की रिपोर्ट। जी हाँ, तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, मुनिकीरेती स्थित आज हम पहुंचे हैं मधुबन आश्रम में, जहां श्री भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें, जो मंदिर के सेवक हैं वो पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही भक्तों को दर्शन करा रहे हैं। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आप ऑनलाइन साइट पर भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज के लिए सागर रस्तोगी। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने गोंडा के टाउन हॉल में योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। ब्राह्मण सम्मेलन में योगी सरकार को ब्राह्मणों का शोषण करने वाला बताया। राम मंदिर के चंदे पर भी सवाल उठाते हुए कहा बीएसपी नेता ने कि चंदे के पैसे पर 2022 का चुनाव लड़ना चाहती है। और बीएसपी नेता ने कहा कि ब्राह्मणों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग ब्राह्मण एकजुट हो जाएं और 2022 में एकजुट होकर बीएसपी का साथ दें। एक नहीं 100 गाड़ियां उतार देते हैं, जिसपे बड़े बड़े वैन होते हैं, LED लगा होता है, तो ये लाखों करोड़ रुपया कहां से आता है? तो ये रुपया इन्होंने इस तरह से इकट्ठा किया, लोगों को धोखा दे करके वोट लेने का काम किया। ब्राह्मण लोगों को खास तौर से उनसे आस्था से जुड़े होते हैं, चूंकि उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पे वोट दे दो हमको, धर्म के नाम पे वोट तो ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा धर्म करने का काम कर रहे हैं ये लोग। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरीके से जो वादे। बीएसपी ब्राह्मणों का सम्मान करती है। गोंडा से ANB न्यूज संजय मिश्रा। गोरखपुर में डग्गा मार वाहन चालक और प्राइवेट वाहन चालकों ने पूरी तरीके से अतिक्रमण करके रखा हुआ है। बात करें गोरखपुर प्रमुख चौराहों की, तो गोरखपुर के प्रमुख चौराहे जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शास्त्री चौराहा और पांडे पेट्रोल पंप, पैडलेगंज सहित जो भी तमाम प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ ये प्राइवेट एम्बुलेंस जो वाहन चालक हैं, इन्होंने पूरी तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। बात करें सवारी बैठाने की, तो ये मानक के विपरीत भी सवारी बैठाते हैं। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से ये धज्जियाँ उड़ाते हैं। और जो यहाँ का संबंधित विभाग है, RTO विभाग का है या यातायात विभाग का है, पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है और वो इन पे अंकुश नहीं लगाता, कोई कार्रवाई भी नहीं करता है। इसलिए गोरखपुर में जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि गोरखपुर के ADG ने जाम की समस्या, डग्गामार वाहनों के खिलाफ पुलिस विभाग को अभियान चलाने का निर्देश दिया था। 2-4 दिन अभियान चलने के बाद फिर मामला वहीं जस का तस बना हुआ था। इस समय हम शास्त्री चौराहे पे मौजूद है। आप देख सकते हैं शास्त्री चौराहे का ये नज़ारा है। यहाँ जो टेम्पू चालक है वो पूरी तरीके से सड़क पर गाड़ियाँ खड़ा करके वाहन खड़ा करके सवारियों को बैठाते हैं, और जो संबंधित यातायात विभाग का होमगार्ड है या जो भी कर्मचारी है वो पूरी तरीके से इनको सह देने में लगा हुआ है। और वो इनको हटाने की बात दूर, वो सूत्रों की माने तो वो नंबर तक यहाँ लगाते हैं, कब कौन सा टेम्पो आएगा, किस में सवारी बैठाएंगे, कहाँ वो जाना है। तो कुल मिला जुला कर कहें, गोरखपुर का यातायात विभाग, RTO विभाग पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है। हालांकि गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, ऐसे में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये जिम्मेदारी है कि गोरखपुर शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखने के साथ ही अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। लेकिन ये डग्गामार वाहन चालक इस पर पूरी तरीके से पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ये डग्गामार वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही ये लोग जो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग है उसको हानि भी पहुंचाते हैं, जो आय का स्रोत है उस पर ये पलीता लगाने का भी काम करते हैं। अब संबंधित विभाग, जो भी संबंधित विभाग है, RTO, यातायात विभाग, ये वो डग्गामार वाहन चालक और जो भी प्राइवेट बस है इन पे कार्रवाई करें, ताकि गोरखपुर में जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। ANB न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा।
कि हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जैसे ही जनपद जालौन का पदभार संभाला था, उन्होंने तय कर लिया था कि जनपद जालौन का विकास किया जाएगा और जनपद जालौन के विकास के ऊपर काम करने के लिए उन्होंने एक रूट मैप भी बनाया था, जो कि अब रूट मैप पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वहीं जनपद जालौन के ऐतिहासिक जगहों को खूबसूरत बनाने के लिए जनपद जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन लगातार काम कर रहे हैं। वहीं जनपद जालौन के ऐतिहासिक जगहों में से एक टाउन हॉल भी है, जो कि जनपद जालौन के मुख्यालय औरई में स्थित है। वहीं उस टाउन हॉल में जनपद जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की पहल को लेकर उस टाउन हॉल में एक लाइब्रेरी व ओपन थिएटर बनाया जा रहा है। वहीं उस टाउन हॉल से लेकर काफ़ी यादें जुड़े हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व कल्याण सिंह ने काफ़ी उस टाउन हॉल में सभाएं की हैं। जनपद जालौन में बहुत सी ऐसी सांस्कृतिक धरोहर हैं, चाहे वो 84 गुंबज हो, टाउन हॉल हो या अन्य पुरातत्व जो हों वो इमारतें हों। इसमें हमारी नई पीढ़ी को इन धरोहरों के बारे में बताना और उनको उस बारे में गौरव की भावना विकसित करना एक हमारा लक्ष्य है। इसीलिए जो हमारे यहाँ की एक धरोहर है टाउन हॉल, लगभग 100 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर इसको पुस्तकालय के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, जहाँ बच्चे जाएंगे वो अपनी पढ़ाई से संबंधित या कंपटीशन की तैयारी से संबंधित पुस्तकें पढ़ेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। इसके साथ ही एक ओपन थिएटर का भी वहाँ विकास किया जाएगा और हम ऐसा एक योजना बना रहे हैं कि प्रति माह में 2 बार वहाँ सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो। जो हमारे यहाँ के लोक कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार हैं या स्थानीय नागरिक हैं, वो यहाँ की संस्कृति को वहाँ प्रदर्शित करें, उससे जुड़ें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इसके साथ ही या एक टाउन हॉल परिसर में 25 से 30 फुट राष्ट्रीय ध्वज लगाने का भी एक योजना है। उसको लगाकर हम अपनी पुरातन और राष्ट्रीय संस्कृति को लोगों के लिए उनको जोड़ने का एक अवसर देंगे और वो उसके प्रति गौरवान्वित महसूस कर सकें। वहीं जनपद जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से बात की तो उन्होंने बताया कि जनपद जालौन में काफ़ी ऐतिहासिक जगह हैं, जो कि खूबसूरत बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। झांसी के SSP सेवारी मीणा की अनोखी पहल आज झांसी के पुलिस लाइन में देखने को मिली, जहां एक बच्चे को पहले उन्होंने स्वयं अपनी कुर्सी पर बिठाया, इसके बाद पीड़िता की समस्या सुनी और समस्या सुनने के बाद हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जी हां, इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि SSP की कुर्सी पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, साथ ही दूसरी कुर्सी पर खुद SSP सेवारी मीणा व तीसरी कुर्सी पर बच्चे की पीड़ित मां बैठी हुई है। बच्चा चलन मन का था, जिस कारण वह कुर्सी पर बैठकर काफ़ी खुश हो रहा था। बताते चले कि बच्चे की मां ने SSP से अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए बताया कि उसकी शादी एक सिपाही से हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने हैसियत के अनुसार उसकी शादी की थी। शादी के बाद उसका पति उस पर अतिरिक्त रुपयों की मांग कर रहा है, जिसे ना देने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि उसे पागल बनाने का भी प्रयास किया गया। वह काफ़ी परेशान है। इसकी शिकायत लेकर वह जब महिला थाने पहुंची तो वहां उसकी शिकायत पर कार्रवाई करना ही दूर, उसे वहीं पर बैठा लिया गया। अपने पति के साथ जाना चाहती है और पुलिस कहती है कि वह अपने मायके चली जाए। अब वह क्या करे, आखिर किस किस को सुनाए अपनी पीड़ा। महिला की पीड़ा सुनकर SSP ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पहुंचा तो युवती मेरे पास आई, उसका बच्चा भी उसके साथ था। युवती की बात सुनी गई है। आपस में पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, पति को बुलाया गया है। युवती से बात भी हमने करी है कि वो क्या चाहती है, तो उसने बताया कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पति को बुला के समझा दिया जाए। युवती को अभी फ़िलहाल पुलिस लाइन में ठहरा दिया गया है, उसको खाना खिलाया जा रहा है और पति को बुलाया जा रहा है। दोनों पति पत्नी के बीच में बैठ के समझौता करवाया जाएगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं, कोई इश्यू रहता है, तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद भी अगर युवती नहीं मानती तो जो विधिक प्रक्रिया है उसको संपन्न करवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी। में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब जो यहाँ लाभार्थी थे उनको चेक बांटा गया है। 34 करोड़ 79 लाख
के लगभग यहाँ पे चेक बांटा गया है और इसके तहत आज लाभार्थी आकर काफ़ी खुशी जन्माष्टमी के दिन अपना चेक लेकर खुश अपने घर जा रहे हैं। घर बनेगा। कुछ स्वावलंबी लोग हैं जिनको योजना से लाभ मिला है, वो भी यहाँ मौजूद थे और इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी, एडीएम प्रशासन और सदर विधायक यहाँ पे डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि जी मौजूद थे, जिन लोगों ने यहाँ सभी लाभार्थियों को यहाँ पे पूरा यहाँ पे चेक बांटा है और उन लोगों को शुभकामना भी दी है। हम बात करेंगे, यहाँ विधायक हमारे साथ सदर मौजूद हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि जी। क्या इस योजना के तहत क्या लाभ मिल रहा है और इसका क्या संदेश है आप सर? जी विधायक जी बताइए। इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे जितने भी गरीब लोग थे या जिनको जो मकान बनाने में सक्षम नहीं थे, उनके पास अपना घर नहीं है, वो सभी के पास अपना घर हो रहा है और आज कुछ लोग लाभार्थी उनको घर मिला है। जो थोड़े बहुत बचे होंगे उनको भी इतना लक्ष्य ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है, आवास दिए गए हैं कि हमको लगता है कि सभी के पास मकान हो जाएगा 2022 के पहले और इस योजना से लोग लाभान्वित हैं, लोग खुश हैं कि उनके पास अपना घर है। सर बताएं देवरिया में कितने का बजट आज दिया गया है लाभार्थियों को और इससे क्या और आगे उम्मीद है आपको? प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 चिन्हांकन हुए थे, जिसमें सापेक्ष 19,500 पात्र पाए गए हैं और लगभग 10,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। बाकी आवास अभी बनाए जा रहे हैं। आज लगभग 34 करोड़ की धनराशि का अंतरण लाभार्थियों के खाते में सीधे हुआ है। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त, तीनों किस्तों का मिला जुला है। ये अच्छी योजना है और इसमें सन 2022 तक का लक्ष्य है कि प्रत्येक आर्थिक रूप से कमज़ोर और जो वंचित तबके हैं उनको आवास शहर में दिया जाए। इस योजना में पहली किस्त में 50,000, दूसरी में 1.5 लाख और तीसरी में 50,000 दिया जाता है। सरकार का तोहफा मिला है, सबको आवास मिले हैं, छत मिले हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशुतोष निरंजन जी बता रहे हैं पूरी तरह से कि हमारे यहाँ क्या क्या सुविधा है। माइक्रो क्रेडिट के तहत भी लोगों को स्वावलंबी बनाया गया है और इस तरह से आज जन्माष्टमी के दिन सबको शुभकामना के साथ यहाँ पे आवास और आवासीय योजना के तहत इनको सबको चेक और सुविधाएं दी गई हैं। आने वाले समय में लोगों के लिए सुखद होगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। थाना चांदपुर के ग्राम खेड़की का मामला, जहां ग्राम समाज की जमीन को कब्जाने के चक्कर में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनबी न्यूज़ से बुधवार। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से काफ़ी नुकसान हो रहा है। हाल में ही रानी पोखरी का पुल टूट गया था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। बात करें मंगलोर की, तो मंगलोर में गंग नहर के ऊपर एक पुल बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गंग नहर है। इसके ऊपर NH58 मार्ग है, इसके ऊपर पुल बना हुआ है। इस पुल में एक दरार आ गई है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये दरार दिखाए। एक दरार आ गई है जो कि हादसे का कारण बना हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। NH58 पर रोज हजारों की तादाद में वाहन गुजरते हैं। में जो है उधर जो है ऋषिकेश मार्ग देहरादून वाला पुल ही गिरा है और ये पुल जो है ये भी जोरदार हालत में है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और यहाँ से लाखों की तादाद में जो है नेशनल हाईवे को जोड़ता है ये पुल जो है, कभी भी कोई आ सकती है। पीछे सामने आपको दिखा सकते हो, ये पुल इसमें दरार आ गई थी। नया निर्माण पुल है, ये भी इसी तरह इन्होंने ठीक करा है और कोई भी विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ना आगे देख रहा है, ना रिपेयर कर रहे हैं इसको। आप जाके देख सकते, इसमें नीचे से पूरी दरार आ रही है और इस पुल को जाते हुए डर लगने लगा है। खतरा बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। एनबी के लिए मंगलोर से अकील अहमद की रिपोर्ट। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से महाराजगंज जिले के नौतनवा और निचलौल क्षेत्र में के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे गांव में 10 से 8 फीट तक की ऊंचाई पे पानी बह रहा है। इसलिए अब लोग यहां से पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिनों में काफ़ी बारिश हुई थी, उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में महाराजगंज जनपद के चंदन, घोघी, प्यासी, महाव और रोहिन में पानी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा है, जिससे कि बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। और कुछ दर्जनों गांव ऐसे हैं हमारे
निचलौल और नौतनवा तहसील में, जिसमें कि पानी बढ़ गया है और बाढ़ की संभावना बनी हुई है। और कुछ जगहों पे ऐसी भी जो हमारे रोड हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे संपर्क मार्ग भी टूट गया है। प्रशासन के सभी लोग और सिंचाई विभाग के और पुलिस के लोग लगे हुए हैं। इसमें राहत एवं बचाव का कार्य तेज़ी से चल रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाने का निर्देश दिया गया है और उनको राहत सामग्री बांटी जा रही है। रायबरेली जनपद के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे सुक्खा मजरे सिकंदरपुर गांव में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब परिजनों के साथ सो रही एक युवती और उसके मासूम भाई पर अज्ञात लोगों ने तेजाब डाल दिया। तेजाब पड़ते ही दोनों तिलमिला उठे और चीखने लगे। जिन परिजनों की नींद खुली तो उन्हें मामले की जानकारी हुई। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रायबरेली ले गए, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामले की सूचना मिलते ही रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार भी तेजाब कांड की सूचना पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्त बबलू लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बबलू लोधी से पूछताछ की जा रही है। थाना महाराजगंज के एक गांव से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक भाई बहन जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, उन पर एक व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया है। इस संबंध में वादी के तहरीर पर थाना महाराजगंज पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा नामजद अभियुक्त बबलू लोधी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में अब तक यह बात प्रकाश में आई है कि वादी की पुत्री और बबलू लोध के बीच में बातचीत हुआ करती थी और पिछले कुछ दिनों से वादी की पुत्री की शादी की बात कहीं चल रही थी, जिसके संबंध में बबलू लोध द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और वादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। हिरासत में लिए गए अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। दोनों भाई बहन को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बबलू लोधी और पीड़िता से पहले बातचीत होती थी, लेकिन पीड़िता की शादी तय होने की बात से बबलू लोधी नाराज था और पीड़िता के पिता को कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। बबलू लोधी से पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन शैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। संतोरा में हैं, जहां पे ग्रामीण छुट्टा पशुओं को लेकर काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने आज छुट्टा पशुओं को प्राथमिक विद्यालय संतोरा में कैद कर दिया और वहीं इसकी जानकारी स्कूल के अध्यापकों ने उच्च अधिकारियों को दिया। उच्च अधिकारी मौके पर आए और देखे तो इस तरह से अगर देखी जाए तो छुट्टा पशुओं के लिए इस बरसात के मौसम में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवारा पशुओं के कारण रात में सो नहीं पाते हैं। लगभग हम लोगों के 100 बीघा खेत चर के एकदम खूंटी कर दी है कि जो धान अब पैदा होने वाला ही नहीं है। हम लोगों का आपसे, शासन से, प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इस गाय को गौशाला तक पहुंचाया जाए या शासन का जहां व्यवस्था हो, प्रशासन का जहां व्यवस्था हो, इस गाय को वहां इकट्ठा करवाया जाए। जी, आला अधिकारी को दिया गया है, SDM महोदय को दिया गया है, तहसीलदार महोदय को दिया गया है। उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय में इसलिए हम लोग बंद किए, बंद करने का कारण भी है और हम लोग गलत भी किए हैं कि जो विद्यालय में बंद किया गया। मैं जो है ग्राम जमनी का निवासी हूँ, पोस्ट मेरा संतोरा पड़ता है और रात भर हम लोग जाग के इस समय जो है गायों की रखवाली करनी पड़ रही है और इतनी अव्यवस्था होगी, ये बताइए, इतने महंगा खाद ला करके सारी व्यवस्था की जा रही है। रात में पूरी गांव जो है बैठ करके खेतों की रखवाली कर रही है। तो भैया इनकी व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा की जाए, यही मेरा निवेदन है। रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत पिछले लंबे समय से वाहन चोरी की घटना तेजी से बढ़ती जा रही थी, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की गई 9 बाइकों को बरामद किया है। जिनकी कब्जे से 11 बाइक्स बरामद हुई। एक जितेंद्र कुमार है, एक मोहम्मद आसिफ है, दोनों दुर्गापुर खेड़ा क्षेत्र के निवासी हैं और ये पहले भी बाइक चोरी में गए थे। 2016 में 24 बाइक्स चोरी हुई थी, जो क्राइम उनके द्वारा किया गया था और उसमें जितेंद्र कुमार जेल में भी रहा है 3 साल और ये वापस इसने बाइक चोरी का काम शुरू कर दिया है और अभी इसके कब्जे से 11 बाइक्स बरामद हुई हैं। 3 जिसमें से रुद्रपुर कोतवाली से सबके मुकदमे से संबंधित है। बाकी जो उसके द्वारा बताया गया किच्छा, लालपुर और बिलासपुर की बाइक्स हैं, तो उनको तस्दीक किया जा रहा है। रुद्रपुर कोतवाली में वाहन चोरी का खुलासा करते हुए एएसपी ममता बोरा ने बताया कि पुलिस को देर रात सूचना मिली कि एक व्यक्ति रामपुर स्थित किसी व्यक्ति को चोरी की बाइक बेचने के लिए जा रहा है, जिस पर ब्लॉक जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने प्रीत विहार क्षेत्र से 9 चोरी की बाइकें बरामद की हैं तथा उसका साथी जितेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ANB न्यूज़ रुद्रपुर से मुमताज अहमद। बाराबंकी जिले में एक बार फिर से फर्जी वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जैतपुर थाना क्षेत्र के मानपुर डिहवा गांव में फर्जी तरीके से वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है और ये वैक्सीन रात के अंधेरे में लगाई जा रही थी और श्रावस्ती जिले से वैक्सीन लाई जा रही थी और बाराबंकी में लगाई जा रही थी। ये क्रिया जो है 4-5 दिन से चली आ रही थी, जिसकी सूचना मीडिया कर्मियों को लगी और मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने जब इसका कवरेज करना चाहा तो वहां पे जो मौजूद डॉक्टर था उसने भीड़ को उकसा दिया और भीड़ जब उग्र हो गई उसने जो है मीडिया कर्मियों से अभद्रता की है और उनके कैमरे तोड़ दिए हैं, ID तोड़ दिए हैं और उन्हें एक कमरे में बंद कर दी, जिसके बाद में उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। जिसके बाद में वहां पर कुछ मीडिया कर्मियों ने जान बचाकर वहां से भागे और बाराबंकी पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी, जिसके बाद से बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने जैतपुर थाना प्रभारी को निर्देशित किया और मौके पर पहुंचे जैतपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह रघुवंशी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ के दौरान 18 लोगों के नामजद और वहीं 50 लोगों को अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बाराबंकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामजी वर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं और वहीं अगर बात की जाए उस डॉक्टर की जो स्वास्थ्यकर्मी था उसको श्रावस्ती जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है और जो दोषी हैं, जो हमलावर हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लगातार उनके घर दबिश दी जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी तक फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसके घर पे ये वैक्सीनेशन, फर्जी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था, बताया जाता है कि नामी पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, उसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। पुलिस को मीडिया बंधुओं के द्वारा रात में जानकारी दी गई कि वहाँ मानपुर गांव थाना जैतपुर में कोई कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं जो अधिकृत नहीं है और अनावश्यक रूप से कहीं से ला करके वो यहाँ पे वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मीडिया बंधु वहाँ कैवरेज में गए थे, उन्होंने सूचना दी और उसके बाद तत्काल कल को वहाँ रवाना किया गया। मीडिया बंधुओं के साथ जो अवस्था की गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 18 लोग को नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ इसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी की जा रही है, दबिश दी जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोनों स्तर पे मीडिया बंधुओं के साथ जो कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ और जो वैक्सीनेशन किया जा रहा था गलत तरीके से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई से भी अपराधी को किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा, ना ही हमारे मीडिया के साथियों पर हमला करने वालों पे, ना ही वैक्सीन लगाने वालों पे। ये बिल्कुल गलत है और गलत कार्रवाई को किसी तरीके से एक ब्लॉक प्रमुख है, उनके घर पे कार्रवाई हो रही थी। इसमें जो भी शामिल है, जिस भी स्तर का व्यक्ति शामिल है, सभी के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, मीडिया कर्मियों को जान से मारने सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें शामिल है, जो भी न्यूसेंस कर रहे हैं, गलत काम जिन्होंने भी करने का प्रयास किया हमारे मीडिया के साथियों के खिलाफ या जबरदस्ती वैक्सीनेशन जो कर रहे थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। और क्या उसके ऊपर भी कोई कड़ा रुख अपनाया जाएगा बाराबंकी पुलिस की तरफ से या फिर उसको इस पूरे मामले से हटा दिया जाएगा? NB न्यूज के लिए सत्येंद्र वर्मा, बाराबंकी। कानपुर आउटर के महाराजपुर थाना अंतर्गत बड़ा गांव में एक 27 वर्षीय अंजलि नामक महिला ने
फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है कि पिछले 6 माह बाद वो आज पहली बार अपने पति के घर पर आई थी। अंजलि के 2 बच्चे भी हैं। जब इस घटना की जानकारी की गई तो मामले में सीओ सदर सुशील कुमार दुबे जी ने कुछ जानकारी दी। आपको बताते चलें कि 27 वर्षीय अंजलि की शादी 7 साल पहले कामता प्रसाद से हुई थी, जिसके बाद लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें पारिवारिक बीच में होती रहीं। आज 6 माह बाद जब अंजलि घर वापस लौटी तो दूसरे दिन सुबह कामता प्रसाद शौच क्रिया के लिए घर से बाहर गया था, जिसके बाद कुंडे के सहारे अंजलि ने आत्महत्या कर ली। द्वारा फांसी लगा ली गई है। तो इस सूचना पर तत्काल थाना महाराजपुर की पुलिस और मैं भी मौके पर गया था। तो फॉरेंसिक टीम भी बुलवा ली हमने। महिला की शादी को करीब 7 साल से ऊपर हो गए हैं, 2 बच्चे हैं उसके। तो आवश्यक कार्रवाई। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में महिला के शव को पोस्टमार्टम भेज करके आगे की जानकारी के लिए तथ्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज़ कानपुर।